नमस्कार, बहुत स्वागत था आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और इस सीरीज़ में आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र थर्ड से प्रश्न कराएंगे। अच्छा प्रश्न है। भारत के पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के रूप में आए अवैध घुसपैठियों ने न केवल न केवल संसाधनों पर आर्थिक दबाव है, अपितु ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो इसमें क्या है कि ये 12 अंक का प्रश्न है और 2 डायमेंशंस में पूछा गया और इसी का जो है आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। और जब इस तरीके के प्रश्न होते हैं तो ऐसे में 2 डायमेंशन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले तो ये बताना है कि किस तरीके से जो अवैध घुसपैठिए हैं ये एक आर्थिक दबाव के रूप में है और फिर कैसे ये जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए ये एक चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। तो यही प्रश्न है, इसको देखते हैं। देखिए आप लोग का रिजल्ट तो आ गया है और जो भी बच्चे पीटी पास किए हैं तो उनके लिए संस्थान जो है शनिवार से मतलब 6 तारीख से पेपर 1 से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा है, अब की बार मेंस पर ये वाला। तो ऐसे में आप लोग इसको ज्वाइन करें। और जो बच्चे किसी कारण से मतलब या तो इस बार अपीयर नहीं हुए हों या कुछ नंबर से रह गए हैं, तो देखिए पीटी क्या होता है ना कि जब जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो कुछ किस्मत भी होती है कि भाई 4-6 क्वेश्चन सब लोग तुक्का लगाते हैं, किसी का ज़्यादा रह गया वो पीटी में पास कर गया और कुछ बच्चे जो इस तरीके का एडवांटेज नहीं पाए वो फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप फेल होंगे। अगली बार एक बड़ी वैकेंसी आ रही है फिर 2026 का, तो उसको लेकर के एकदम कमर कसिए और निराश थोड़ा सा भी नहीं होना है, क्योंकि अगर निराश हुए तो जो आपकी जर्नी है तैयारी की वो प्रभावित होगी। तो ऐसे में आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। निराश मत होइए और 2-4 नंबर से फेल होना कोई फेल नहीं होना है। ये इस बार 2-4 नंबर से आप पीटी रुका है, अगली बार विश्वास मानिए 10 नंबर से आप लीड लेके पास करेंगे। लेकिन उस पीटी का फ़ायदा आप तभी लेंगे जब आपका मेंस बहुत अच्छे से तैयार हो। समझ लीजिए कि अभी रिजल्ट आया नहीं, कई बच्चों का फ़ोन आया और जो इसमें विशेषकर हुए बच्चे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं कि सर पीटी तो पास कर लिए हैं, 3-3.5 महीना में मेंस तैयार हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये चुनौती वाली चीज़ें तो होती ही हैं, परिश्रम करेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा। लेकिन यही अगर वो बच्चा पहले से तैयार किया होता तो वो आश्वस्त होता। तो ऐसे में जो बच्चे फेल हुए हैं वो निराश नहीं हो और शून्य से शिखर बैच को ज्वाइन करें और अभी मुख्य परीक्षा को तैयार करें। जब तक आपके पीसीएस का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप जो है मेंस के जितने भी पोर्शन आप कवर कर लें वो आपकी सफलता को अधिक सुनिश्चित कर पाएंगे। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फिर हम एक रणनीति के तहत कैसे पीटी और मेंस को बैलेंस बनाते हुए आगे तैयारी करनी है और धीरे धीरे फिर कैसे पीटी में ज़्यादा समय देना, मेंस में कम करते जाना है, तो वो बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वे बच्चे जो पास हुए हैं उनको मेंस लिखना है, वो तो जुड़े ही जुड़े, उनके लिए ये वाला बैच डेडिकेटेड ही है अब की बार मेंस पर। और जो बच्चे किसी कारण से रह गए वो शून्य से शिखर बैच से हमारे जुड़ करके अपने मेंस आंसर राइटिंग को मजबूत करें। ठीक है, तो चलिए सूचना समाप्त हुई। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। तो एक बार प्रश्न हम पुनः पढ़ रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों से शरणार्थी के रूप में आए अवैध घुसपैठिए न केवल संसाधनों पर आर्थिक दबाव है, अपितु ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इनका परीक्षण करना है। मतलब ये एक स्टेटमेंट है और आप इस स्टेटमेंट से कहाँ तक सहमत हैं उसी को बताना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका आप दें कि भारत के पड़ोसी देशों से हो रही अवैध घुसपैठ वर्तमान में भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती जो है वो बनकर उभरी है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एवं पाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों से निरंतर अवैध घुसपैठ हो रहा है। तो मतलब अवैध घुसपैठ की समस्या है। आप बता रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से जो है म्यांमार से अवैध घुसपैठ की गतिविधियां निरंतर हो रही हैं। इन अवैध घुसपैठियों ने न केवल फर्जी तरीके से
क्या कर लिया है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड आदि बनवा लिया है, बल्कि ये देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त जो है वो पाए गए हैं। मतलब ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, चाहे हमारे सिस्टम की कमी कह लीजिए, चाहे राजनीतिक तुष्टीकरण की चीज़ों को देख लें, मतलब इनके पास क्या है कि आप की पहचान कैसे तय होती है। आप का लोग वोटर कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड देखते हैं, राशन कार्ड देखते हैं, ये सब कुछ बनवा के बैठे हुए हैं और आर्थिक लाभ तो इनके माध्यम से ले रहे हैं। मतलब वो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया, मतलब हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो राशन की सुविधा है वो ले रहे हैं, आधार कार्ड के द्वारा जो भी सरकारी योजना है वो तो ले रहे हैं। और जब ये इस प्रकार के लाभ लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी का हक मारा जाएगा, और वो कौन होंगे जिनका हक मारा जाएगा, तो वो हमारे अपने देश के नागरिक होंगे जो वास्तविक हैं। तो ये है। और गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा भी है कि गृह मंत्रालय द्वारा 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2 मिलियन से भी अधिक जो है वो अवैध प्रवासी हैं। मतलब यहाँ क्या है कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा अवैध प्रवासी रह रहे हैं। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है 2020 की। तो आप जो है पहले छोटी सी भूमिका आपने दिखाई, और भूमिका में ये बताया कि भाई किस तरीके से आर्थिक और सामरिक चुनौतियां इससे जो है उत्पन्न हो रही हैं, और बेसिकली आंतरिक सुरक्षा को लेकर के। अब आर्थिक संसाधनों पर अगर ये दबाव है तो पहला पार्ट तो यही है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो जाएगा क्या, कि संसाधनों की कमी। विभिन्न राज्यों में रह रहे अवैध घुसपैठियों के कारण यहाँ के संसाधनों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन आदि पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। जैसे इससे प्रभावित कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब जो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जो है बहुत साधन संपन्न हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। ऐसे में हम खुद बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी गरीबी का स्तर अधिक है। शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो हम अपने नागरिकों को बेहतर तरीके से नहीं दे पाए हैं। और ऐसे में जब ये आ जा रहे हैं हमारे देश में, तो ये एक तरीके से अतिरिक्त दबाव का काम कर रहे हैं हमारी सरकारों पर। और इससे कौन से प्रभावित है, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर तमिलनाडु। अब आप कहेंगे सर तमिलनाडु में क्या, तो तमिलनाडु में जो श्रीलंका से जो घुसपैठ होता था, और फिर जम्मू और कश्मीर तो हमारा एक सेंसिटिव क्षेत्र रहा ही है। और ये तो मैक्सिमम जो है हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती आए दिन उत्पन्न होती रहती है। आदि राज्य इससे गंभीर रूप से जो है वो प्रभावित हैं। फिर दूसरा आप इसमें डालिए कि आर्थिक संसाधनों पर दबाव के रूप में कि मजदूरी दरों में कमी। चूंकि अवैध घुसपैठिए श्रम मजदूर के रूप में बेहद कम दाम पर कार्य कर रहे हैं, अतः इसके कारण स्थानीय मजदूर या घटी हुई दरों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें मजदूरी से हाथ धोना पड़ता है। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अवैध घुसपैठिए आते हैं तो वो बहुत ही कम पैसा लेकर के आपका काम कर देते हैं। लेकिन ऐसे में होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो 8-10 लोग बल्क में रहते हैं, एक कमरा ले लिए रेंट पे, उसी में 8-10 लोग हैं, बना के खा लिए, सब कुछ मतलब मिक्स करके चीज़ें चला रहे हैं। लेकिन समस्या तब हो जाती है कि जब स्थानीय मजदूर उससे प्रभावित होता है। स्थानीय मजदूर कैसे प्रभावित होगा, आप सोचिए। स्थानीय मजदूर जो है वो खुद रह रहा है, उसकी पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, उसके माँ बाप होंगे, तो उसको पूरा परिवार चलाना होता है। तो पूरा परिवार चलाने के लिए उसको 2 रूम का, कम से कम 2-3 रूम का कमरा चाहिए। 2 ही रूम कह दिए वो ले रहा है, रेंट पे ले रहा है। और फिर बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, बुजुर्ग माता पिता है, उनकी सेवा शुश्रूषा है। ये सारी चीज़ों में उसको एक ठीक ठाक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको मजदूरी मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सस्ते श्रमिक जो है ये घुसपैठिए जो है उपलब्ध हो जा रहे हैं। और घुसपैठिया फिर भी जो है इससे लाभ की स्थिति में वो कैसे रहते हैं, क्योंकि इनका खर्चा बहुत कम है। भाई एक ही रूम में 8 लोग रह रहे हैं, परिवार है नहीं,
जो भी कमाए उसमें से बहुत थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा किए, बाकी अपने परिवार में वो भेज देते हैं। तो इनकी स्थिति तो बेहतर हो रही है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यही समस्या देखिए जो अप्रवासी मजदूर हैं, जैसे महाराष्ट्र में, चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, इसको भी लेकर के रहते हैं कि जो बाहर के लोग आकर के स्थानीय लोगों के रोजगार को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, आप इसको भी बता सकते हैं। फिर अगला है कि करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ। भाई सब कुछ आर्थिक गतिविधियां पर ही निर्भर है, और जो करदाता है उन्हीं के टैक्स से सरकार जो है जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो चलाती हैं। और अगर उस वेलफेयर स्कीम में करीब 2 मिलियन से ज़्यादा लोग, सोचिए कि 1-2 लोग का खर्चा चलाना मुश्किल होता है, और यहाँ 2-2 मिलियन से ज़्यादा लोग देश में इसी तरीके से लाभ ले रहे हैं, तो हमारे करदाताओं पे इसका कितना बोझ होगा आप समझ सकते हैं। वही आप बताइए कि करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ शरणार्थियों द्वारा सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाने के कारण जन कल्याणकारी योजनाओं का आकार जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसका अतिरिक्त भार किसके ऊपर पड़ रहा है? भारतीय करदाताओं पर। फिर अगला आप बताइए कि इन अवैध घुसपैठियों के कारण गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये सब जो सम्मिलित कारण है, ये किस पे है? ये हमारी जो आर्थिक चुनौती हमको जो दे रहे हैं ये अवैध घुसपैठिए, उनके बारे में आपने 3-4 पॉइंट बता दिया। अब आपके प्रश्न का एक पार्ट हो गया, मतलब आपने भूमिका दी और प्रश्न का एक पार्ट जो है वो बताया। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया ना कि ये जो अवैध घुसपैठ है ये हमारी आंतरिक सुरक्षा को कैसे चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, तो अब उसी पे हम चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे ही आप जो है एक हेडिंग डालेंगे, और मुख्य परीक्षा में ऐसा नहीं है कि स्केच उसकेच लेकर के जाइएगा ब्लैक पेन, वो सब समय नहीं मिलेगा आपको। 20 प्रश्न करने होते हैं 3 घंटे में, उतना अवसर नहीं है कि आप जो है पूरा बार बार पेन बदलें। एक ही पेन से बस थोड़ा सा जगह छोड़िएगा और ऐसे लिख करके अंडरलाइन कर दीजिएगा, या बॉक्स ऐसे थोड़ा सा बना दीजिएगा, फिर नीचे लिखिए। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं वो अवैध मतदाता के रूप में। अधिकांश घुसपैठिए ने मतदाता सूची में फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है और इस आधार पर राज्य की नागरिकता का ये दावा करते हैं। इन्हें अवैध रूप से मिला मतदान का अधिकार भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। मतलब सोचिए कि जो लोकतंत्र, मतलब वर्तमान में भाई जो हम लोकतांत्रिक देश हैं और हमारे मतलब जीवन का एक अहम क्या सबसे महत्वपूर्ण ये कड़ी है, और इसको ये सब प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, यहाँ ये समस्या बहुत गंभीर है। और इसका एक कारण वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों को भी जाता है कि भाई कैसे आप लोग इतना शिथिल रहे कि ये लोग इस लेवल पे आकर के मतलब घुसपैठ किए, और कहीं न कहीं ये वोट बैंक की राजनीति को दर्शाता है। तो ये कितना बड़ा थ्रेट है आप समझ रहे होंगे कि अवैध मतदाता है, मतलब वो हमारे माननीय सांसद विधायक के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। फिर दूसरा जो है, और इसीलिए आप देख रहे होंगे जो ये प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इसका बहुत ज़्यादा एनआरसी का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि यदि एनआरसी सही तरीके से, देखिए एनआरसी के 2 पक्ष हैं, कहीं कभी मतलब दोनों चीज़ों को देखना होगा। एक तो उद्देश्य सही है, थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर के, भाई जब आप चुनाव रहता है तभी आप इस सब चीज़ों को करते हैं, इसके पहले आपने क्यों नहीं किया, तो विपक्ष की आपत्ति है, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन प्रक्रिया तो सही है, उद्देश्य अच्छा है कि भाई जो हमारे जेन्युइन लोग हैं, वो हमारे जो देश के वास्तविक नागरिक हैं वो रहें, बाकी जो अवैध हैं उनको डिपोर्ट किया जाए यहाँ से। तो दूसरा इसमें आएगा आतंकवाद का मुद्दा, और खुफिया जानकारी के अनुसार बहुत से रोहिंग्या शरणार्थी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इनका प्रयोग आतंकवाद फैलाने में कर रही है। और ये सोचिए जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, इनकी स्थिति ये है कि ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए हैं।
सोचिए अगर ये दिल्ली तक का सफ़र कर ले रहे हैं तो इनसे कौन सा ऐसा क्षेत्र है वो अछूता रह सकता है, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये एक गंभीर चुनौती है। और चूँकि हमको एक ऐसा पड़ोसी मिल गया है, और पड़ोसी तो बदले जाते नहीं, वो जब तक ये है हमारे लिए जो है वो चरस बोए रहता है। तो ऐसे में जो इसकी एक संस्था है ISI, तो ISI की सब सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, तो ये उनसे ब्रेन वॉश होते हैं, और ऐसे में ये आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए हैं। और तमाम ऐसे उदाहरण जो है चाहे नॉर्थ ईस्ट में या देश के प्रत्येक कोने में आपको देखने को मिले होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो आप इसका जो है उल्लेख करेंगे। फिर अगली जो सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं आंतरिक सुरक्षा से, तो वो है नस्लीय हिंसा। अवैध घुसपैठ के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में नस्लीय संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, जो हाल के नस्लीय घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे असम के कोकराझाड़ इलाके में हुई हिंसा। मतलब क्या है कि अगर ये जो नस्लीय हिंसा कैसे हो रही, सपोज करिए कि अगर एक क्षेत्र है, यहाँ एक जाति विशेष को लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ अवैध घुसपैठ के कारण कुछ लोग और आ गए और धीरे धीरे इस भूभाग पे कब्जा कर लिए। तो अब ये इनका क्या हुआ, धीरे धीरे ये चूँकि घुसपैठ हो रहा है तो ये और भी चीज़ों पर बढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब बढ़ेंगे तो इधर से उसकी जो है प्रतिक्रिया होगी इनके क्रिया की। तो ऐसे में जो है इन क्षेत्रों में इस प्रकार की नस्ली हिंसा देखने को भी मिलती है। इसलिए आप देखेंगे चाहे असम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ ये सब चीज़ें बहुतायत देखने को मिलती हैं। और इसका एक बड़ा कारण यही जो है अवैध घुसपैठ है। फिर अगली जो इसमें महत्वपूर्ण वो है कि अपराध में वृद्धि। ये घुसपैठिए भारत के अंदर चोरी, लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त पाए गए हैं, जो कानून व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती है। भाई इनको क्या है कि इनका परिवार तो यहाँ है नहीं, और ऐसे में ये स्वच्छंद टाइप के लोग होते हैं। जब आप एक देश के नागरिक होते हैं, आपका परिवार रहता है पीछे से, तो आप जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करते हैं। इनका क्या है कि यहाँ उद्देश्य वही है, इनका आर्थिक है, और अगर कहीं आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो गए तो टेरर फैलाना। तो ऐसे में ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, वही आप यहाँ बता रहे हैं। फिर अगला जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जाएगा कि इसके अतिरिक्त अवैध घुसपैठ के कारण वेश्यावृत्ति, मानव अंगों की तस्करी, नार्को आतंकवाद जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। मतलब ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, तो इनके कारण जो एक वेश्यावृत्ति की चीज़ें हैं उसमें काफ़ी प्रगति देखने को मिली है। मानव अंगों की तस्करी बहुत व्यापक हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली पेपर में पढ़ा होगा कि दिल्ली जैसे जो हमारा कैपिटल क्षेत्र है, वहाँ से एक साल में करीब 19 हज़ार लोग लापता हैं, और उसमें भी 12-13 हज़ार केवल महिलाएं हैं, महिलाएं और लड़कियां। मतलब सोचिए कि ये किस लेवल पे ये वेश्यावृत्ति या मानव अंगों की तस्करी को ही बताते हैं। और दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, और देश के अन्य क्षेत्रों में किस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी, अब आप इसे समझ सकते हैं। फिर नार्को आतंकवाद, इस समय हमारे देश में जो नार्को की समस्या है, मतलब वही जो नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स है, ये सब चीज़ों का जो उपयोग हो रहा है, और ख़ासकर युवाओं में, तो इसमें भी इन अवैध घुसपैठियों की संलिप्तता को देखा गया है। तो ये सम्मिलित कारण किसके हो गए, मतलब आंतरिक सुरक्षा को कैसे ही चुनौती दे रहे हैं। तो आपने आर्थिक चीज़ों को बता दिया कि आर्थिक संसाधनों पे पहले ये 4-5 पॉइंट में, फिर 4-5 पॉइंट में आपने दिखा दिया कि कैसे ये आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। अब एक निष्कर्ष विधें किस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अवैध घुसपैठ भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या है। इसके लिए भारत को बॉर्डर निगरानी तंत्र को मजबूत करने, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने एवं ज्वाइंट चेक पोस्ट के निर्माण तथा राज्यों के मध्य बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की क्या है, जरूरत है, ताकि इससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके एवं भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा जा सके। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष देके अपने उत्तर को समाप्त करिए कि भाई कैसे अगर जिस देश के साथ अवैध घुसपैठ हो रहा है,
तो वहाँ की सरकारों के साथ हम इस पे मिल बैठ के बात करें, एक ज्वाइंट चेक पोस्ट बनाएं और कड़ी निगरानी रखें। इसके तहत हम जो है बाढ़ फेंसिंग का काम कर सकते हैं, ड्रोन कैमरों का उपयोग कर सकते हैं, सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को करें ताकि इन गतिविधियों को रोका जा सके। और फिर राज्य मतलब देश के अंदर जो जिससे ये प्रभावित राज्य हैं, तो वहाँ कम से कम इस लेवल पे राज्य सरकार को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो केंद्र में कोई एक पार्टी की सरकार हो, स्टेट में दूसरे पार्टी की। चूँकि ये देखिए देश के अंदर आप लड़िए अपने चीज़ों को लेकर के, लेकिन जब देश पे कोई बाहरी संकट आए तो ऐसे में राज्य सरकारों का भी दायित्व है कि वो केंद्र सरकार के साथ खड़ी हो और इस समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करें। तो इस प्रकार की चीज़ें आप बताते हुए निष्कर्ष दे दें। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना, बीच का पार्ट कैसे लिखना, उसके बारे में भी हम बता पाए होंगे। इसके बारे में तो चर्चा मैंने करी दी। शनिवार 6 दिसंबर से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है पेपर 1 से, और ये दोनों में स्टार्ट हो रहा है, सोनी से शिखर में भी और अब की बार मेंस पार में। आप लोग जिसके लिए जो बच्चे मेंस पास पीटी पास किए हैं वो इसमें जुड़े अब की बार मेंस पार में, और जिनका पीटी किसी कारण से 1-2 नंबर से रह गया है तो विश्वास मानिए आप खूब परिश्रम करिए इस बार। अगर पीटी आप पास कर लेते, आपकी मेंस की तैयारी उस लेवल की नहीं होती, तो हो सकता है कि नीचे से आप नायब तहसीलदार बन जाते, सीटीओ बन जाते। लेकिन जो इधर आपको लॉस हुआ है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं खूब शिद्दत से मुख्य परीक्षा पढ़ करके, ताकि अगली बार जब आप पीटी पास करें 2026 वाला, तो उसमें डायरेक्ट आप डिप्टी एसपी एसडीएम बन जाएं। मतलब जो आपके साथी इस बार एंटी सीटीओ बनेंगे और जो 10 साल के बाद भी उस पद पे नहीं पहुंचेंगे प्रमोशन करके, वो आप अभी पहुंच सकते हैं, आपके पास अवसर है। बस निराशा में नहीं आना है, आगे अपनी चीज़ों को तैयारी करनी है। देखिए यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, इसी तरीके से आपके प्रश्न का मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। और अगर आपका 1 नंबर आधा नंबर कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखिए कमेंट की गई हैं। और फिर हम यहीं तक नहीं रुकते हैं, फिर हम जो है आपको मॉडल आंसर भी देते हैं। मतलब सेम डे ही आपकी कॉपी का मूल्यांकन होता है, आपको मॉडल आंसर दिया जाता है और फिर अगले दिन का क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब 24 घंटा होता है आपके पास लिखने के लिए। तो आप विषय वस्तु को खूब बढ़िया से पढ़िए और उत्तर लेखन में पार्टिसिपेट करिए। और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो भी हमने पढ़ाया है आप इसका PDF मांगते हैं तो ये हमारे समृद्धि IAS जो ऑफिशियल है, इसके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन करें @समृद्धि IAS ऑफिशियल। और ये हमारा YouTube चैनल है समृद्धि IAS का, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और हमारा सेकंड भी चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये चैनल भी बहुत फ्रूटफुल है आपकी तैयारी को लेकर के। तो ये दोनों चैनल और ये लिंक आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी क्लासेस, वीडियोज, जानकारी आपको हमारे संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। और सबसे अंतिम में अधिक जानकारी के लिए या हमसे बात करने के लिए या हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।